करती हूँ बस। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 11। चलो ड्रॉ करो, बहुत इजीली हो जाएगा ड्रॉ। और इस पे ना बहुत इंटरेस्टिंग सा एमसीक्यू करवाऊंगी। जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था ना, क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल सेम टू सेम वही है। ठीक है। इसमें दिया हुआ है प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। एक सर्कल के अराउंड हमने पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है। तो जब भी ऐसा कुछ हो कि एक सर्कल के अराउंड पैरेललोग्राम ड्रॉ हो, तो वो रोम्बस की शेप ही लेगा। तो आपने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया। ठीक है। तो पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, वी हैव टू प्रूव दैट इट इज अ रोम्बस। सो अ सर्कल विद सेंटर ओ, पैरेललोग्राम ABCD circumscribes it। ठीक है। PQRS आर पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। दो ही चीजें देखो, या तो राइट एंगल बनेगा रेडियस के साथ, या ऐसे सर्कमस्क्राइब किया है तो हमेशा जो हमारी साइड्स है, देखो ये ए से एस और AP टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट होगा। सो गिवन हमारे पास है अ सर्कल विथ सेंटर O, पैरेललोग्राम ABCD circumscribes it, PQRS आर पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। ठीक है। सो वी हैव टू प्रूव ABCD is a rhombus. To prove ABCD is a rhombus, कंस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं होनी है, सिर्फ डायरेक्टली प्रूफ पर आएंगे। ठीक है। इसके बाद मैं क्वेश्चन दूंगी, आप खुद सॉल्व करोगे उसको, मैं चेक करूंगी आपने उसे ठीक से लिखा है कि नहीं लिखा। आपने इसमें लिखना है रूल क्या, बोलो। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। अच्छा, बोलोगे क्या लिखेंगे सबसे पहले। इफ आई राइट AP इज इक्वल टू AS, मृदुल बताओ इसके साथ यहाँ पे क्या लिखेंगे। अगर मैंने AP इक्वल टू AS लिखा है, सो व्हाट विल आई राइट नेक्स्ट हियर। यहाँ पे क्या लिखूंगी। BP इक्वल्स टू, हाँ BQ ठीक है। अच्छा अब तुम बताओ हसरत, यहाँ पे क्या लिखेंगे। इस वाली साइड पर मैं क्या लिखूंगी। अगर मैंने BQ लिख दिया यहाँ पर, C CR कहाँ लिखेंगे बताओ। इस साइड पर लिखेंगे कि इस साइड पर लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू CQ। ठीक है। और मेहताब आप बताओ, अब यहाँ पर क्या आएगा। DR आ जाएगा। समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है 2 मार्क्स में। बट सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हम रैंडमली कुछ भी लिख देंगे। टेंजेंट्स को इक्वल करना है लेकिन उसे तरीके से लिखना है। ठीक है। अब यही क्वेश्चन हेक्सागन के साथ भी बनकर आया हुआ है। एग्जाम्पलर में दिया हुआ है हेक्सागन को सर्कमस्क्राइब किया, सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है हेक्सागन। नाउ प्रूव जो भी हमें साइड्स गिवन है। अब ये 4 इक्वेशंस बन गई, ऐड ऑल द 4 इक्वेशंस, तो आपके पास आ जाएगा। क्योंकि जब हम ऐड करते हैं तो वी ऐड ऑल द लेफ्ट हैंड साइड्स, वी ऐड ऑल द राइट हैंड साइड्स। AB प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल्स टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। AP और BP को ऐड किया तो हमारे पास बन जाएगा AP। AB CR और DR को ऐड किया तो बन जाएगा CD। AS और DS को इकट्ठा लिख लेना, ऐड करोगे तो AD। और BQ और CQ को ऐड करोगे तो BC। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, AB और CD को ऐड किया है ना।
ए बी और सी डी को हमने ऐड किया है। अब ए बी और सी डी में आपस में रिलेशन क्या है? फिगर क्या है? ए बी सी डी पैरेललोग्राम। तो ए बी एंड सी डी आर द ऑपोजिट साइड्स। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। तो लिखेंगे सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, therefore AB equals to CD and AD equals to BC, opposite sides of parallelogram। ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा 2AB विच इंप्लाइज 2AB इज इक्वल टू 2AD। कैंसिल कर दिया 2 और आ जाएगा AB इक्वल टू AD। अच्छा, पैरेललोग्राम में AB और AD क्या बोलेंगे, कौन सी साइड्स है? ये AB है और ये AD है, ये कौन सी साइड्स है? इन दो साइड्स का रिलेशन क्या होता है आपस में, क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड्स। ये दोनों इक्वल हो गई। तो हम क्या लिखेंगे? अ पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड्स इक्वल इज अ rhombus। ठीक है। अ पैरेललोग्राम विद adjacent sides equal is a rhombus, therefore ABCD is a rhombus। कि जब भी पैरेललोग्राम के अराउंड, सॉरी सर्कल के अराउंड एक पैरेललोग्राम ड्रॉ होगा तो वो रोम्बस ही बनेगा। समझ में आ गया? इसका एक वर्जन ऑफ क्वेश्चन और है, प्रूव दैट, लिख लो, रेक्टेंगल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ स्क्वायर। प्रूव दैट रेक्टेंगल सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल इज अ स्क्वायर। कि ऐसे ही अगर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे सर्कल के अराउंड तो वो स्क्वायर की शेप ही लेगा। समझ में आ गया ना? रेक्टेंगल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ स्क्वायर, हो जाएगा प्रूव। ये बिल्कुल सेम है, बस इसमें रेक्टेंगल लिख दोगे। 90 डिग्री वाले एंगल में टेढ़ी लाइंस बनाई थी ना, यहाँ पे इंक्लाइंड बना रहे थे, आप इसमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस बनाओगे अगर हम रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसको हम कुछ इस तरह से करेंगे। अब लिखो नेक्स्ट, ए बी सी डी ई एफ इज अ हेक्सागन। ए बी सी डी ई एफ इज अ हेक्सागन सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। लिखो, अब ये खुद सॉल्व करना है। ए बी सी डी ई एफ इज अ हेक्सागन, और पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ इज इक्वल टू बी सी प्लस डीई प्लस एफ ए। चलो फिगर ड्रॉ करो। फिगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, अगर मुश्किल आ रही है। कुछ इस तरह से होगा, एक सर्कल लोगे, उसके अराउंड हेक्सागन बनाना है। ठीक है। तो ये बस आपने इसको टच करना है यहाँ पर ऐसे साइड्स को। ये रेगुलर हेक्सागन होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि सारी साइड्स को हम इक्वल रखें। ठीक है। समझ में आ गया? तो जो एक्स्ट्रा पोर्शंस है उसे मैं कट कर दूंगी। और ऊपर वाली लाइन थोड़ी सी अगर मुझे लग रही है कि नहीं इसको मैंने बनाया हुआ, तो ऑब्वियसली आई थोड़ा सा शिफ्ट कर। ठीक है। तो जो मेरे पास एक्स्ट्रा एजेस हैं मैं उन्हें इरेज कर दूंगी बस। क्लियर हो गया? बन गया ना हेक्सागन सर्कल के अराउंड। अब ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ तक जैसे मर्जी इसको ले लो। पॉइंट ऑफ, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, डी, ई एंड एफ। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को पी। चलो ए बी से ही स्टार्ट करो, फिर ना क्या होता है, स्ट्रक्चर थोड़ा सा ना हमारा सिमेट्रिक बन जाता है, गलती नहीं होती। आर एस टी एंड यू। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउ वी राइट इट। ठीक है। ये देखो, मैं तुम्हें वो क्वेश्चन बताती हूँ एमसीक्यू का जो मुझे सच में बहुत ही अच्छा लगा था। ऑन द फेस ऑफ इट व्हेन दैट पेपर वाज गिवन टू मी, मैं जब इस पेपर को सॉल्व कर रही थी ना, तो आई ऑल्सो रियलाइज, अच्छा मुझे लग रहा था कि था पेपर डिफिकल्ट, बट आई व्हेन आई सॉ द क्वेश्चन आई वाज लाइक, दो बार पढ़ा उसके बाद आई रियलाइज थर्ड रीडिंग पर कि ये तो वहां से हमें एमसीक्यू बनाकर दे दिया। ठीक है। तो एक मिनट मुझे दोगे, यहीं से सर्च करूँ, रुको।
हाँ जी, हो गया हेक्सागन वाला क्वेश्चन सबसे। ठीक है। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। हाँ जी, नंदनी क्या लिखा सबसे पहले तुमने? ए एस यहां से कहा बेटा? ई एस इज इक्वल टू, चलो ठीक है, ई एस इज इक्वल टू ई टी। इसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर ई एस के साथ? डी एस इक्वल्स टू डी। बल समझ में आ गया मतलब ये, है ना? इसके बाद हसरत बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे अगर इसने यहाँ पे ऐसे लिखा है तो? विल राइट यहाँ पर सी आर इक्वल्स टू सी क्यू। सब क्रॉस चेक कर लो, इस तरह से लिखा हुआ है ना हमने। सी क्यू के साथ बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए, बी क्यू इक्वल्स टू बीपी। ठीक है। अब मैं नेक्स्ट यहीं पे बना रही हूं, अगर मैंने बीपी लिख दिया तो आई विल राइट एपी हियर, एपी इक्वल्स टू एयू, है ना? और एयू के साथ आई विल राइट एफ यू इक्वल्स टू एफ टी। और ये आ गया 1 2 3 4 5 6, 6 बनेंगे, 6 साइड्स हैं। इन चारों को ऐड किया तो देखो यहां से इन 6 को ऐड किया तो ई एस और डी एस इक्वल हो गए, मतलब आपस में बन गए ईडी सी क्यू। और ये ले लोगे बी क्यू तो हमारे पास आ जाएगा बीसी। ए यू और एफ यू ले लोगे तो आ जाएगा ए एफ। 6 के 6 को ऐड कर दिया लेफ्ट हैंड साइड को, 6 की राइट हैंड साइड को ऐड किया तो हमारे पास देखो डी आर और सी आर। बस करना क्या होता है, एक स्टेप होगा, ईटी और एफ टी को इकट्ठा ले आना। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड तो आपकी सॉर्टेड होती है, राइट हैंड साइड में ईटी और एफ टी को इकट्ठा लेकर आना है। ईटी और एफ टी इकट्ठा अगर आ जाएगा तो बन जाएगा ई एफ, है ना? और उसके बाद डी आर और सी आर आ जाएगा ये सी डी, और बीपी और एपी आ जाएगा एपी। क्लियर हो गया, हेंस प्रूव्ड। अब वो क्वेश्चन लिखो। एंड एक्चुअली अ क्वेश्चन विच आप सोचते हो कि क्या दे दिया, लिखा है अब पैरेललोग्राम लिखो। सॉरी, अ पैरेललोग्राम हैविंग वन साइड, वन ऑफ इट्स साइड 5 सेंटीमीटर। चलो पेपर ही शेयर करते हैं ये वाला। दिस इज द क्वेश्चन बट आई वॉन्ट यू टू राइट दिस क्वेश्चन। अब मैं वही कह रही हूं कि हाउ सीबीएसई इज गिविंग यू questions which actually make you think. A parallelogram having one of its sides 5 centimeter circumscribes a circle. अच्छा, ये तो मैं इतनी बार बोल चुकी हूं कि ये ऐसा वाला क्वेश्चन है, ऐसा वाला क्वेश्चन है। लेट्स सी ये आप सॉल्व कर भी पाते हो कि नहीं। A parallelogram having one of its sides 5 centimeter circumscribes a circle. The perimeter of parallelogram is 20 centimeter, less than 20 centimeter, more than 20, less than 50, 40 centimeter. Well, I never expected a question like this to be in the paper. Seriously, जब मैं भी पढ़ रही थी ना तो मुझे लग रहा था कुछ पैरेललोग्राम के बारे में गिवन होगा या उसके डायगोनल्स के बारे में कुछ कहा होगा। ठीक है। अगर एक सर्कमस्क्राइब कर रहा है पैरेललोग्राम सर्कल को तो वो क्या होना चाहिए? अभी पढ़ा है हमने रोम्बस। अभी इतनी बार मैं चिल्ला चुकी हूं तो हमें पता है कि हाँ दिस इज अ रोम्बस। तो मुझे पता है इसका पेरीमीटर क्या होगा। 5 साइड है, रोम्बस है, चारों की चारों साइड्स इक्वल हो गई तो 5 × 4 कितना हो जाएगा? 20। तो एग्जैक्ट 20 सेंटीमीटर ये आंसर था। दिस वॉज अ पेपर जिसे मैं सच में कहूंगी अगर पेपर खत्म, आपका सिलेबस खत्म हो जाए ना, ये पेपर उठाना मोस्ट डिफिकल्ट पेपर। 3 घंटे में पूरा होने वाला नहीं है अगर हम एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, वो भी एक एवरेज बच्चा। तो इस पेपर में इसी पेपर की वजह से सभी स्टूडेंट्स रोए थे। दिस सेट वॉज द डिफिकल्ट ऑफ ऑल। हर एक क्वेश्चन इसमें बहुत ही ज्यादा सोच समझ कर करने वाला क्वेश्चन था। ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक और क्वेश्चन है। करवाऊंगी इसको भी, चलो अभी छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलो आओ। ठीक है, ये हो गया हमारा एग्जैक्टली 20 आ गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 हमने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 9 एग्जैक्ट पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 सैंपल पेपर में भी और पेपर में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है विच सेज इन द गिवन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल। मैंने आपको सिर्फ कुछ कर रही हूँ, मैं सिर्फ पास्ट पेपर्स जो है ना उनके एमसीक्यू शेयर कर रही हूँ। ठीक है, सारे के सारे जितने मुझे समझ में आएंगे ना, आपके 5 3 4 साल के पास्ट पेपर्स के, सीबीएसई पेपर्स के हमारे पेपर्स पूरे होने चाहिए, उनकी केस स्टडीज और वो सब शेयर करना शुरू कर देती हूँ मैं। ठीक है। तो इसमें फिगर ड्रॉ करो। वी आर गिवन अ सर्कल
टू पैरेलल टेंजेंट्स, एक्स वाई, एक्स डैश वाई, एक्स डैश वाई डैश। ठीक है। फिर इसने दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर दिया। दिस इज पी, दिस इज ओ, दिस इज क्यू, है ना। और फिर यहां से एक टेंजेंट और ड्रॉ की जा रही है। ये पॉइंट अलग है, वाई पॉइंट अलग है। ठीक है, समझ में आ गया ना। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा। अब इसमें भी ना एक तरह का क्वेश्चन नहीं होता है ये, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे एक्सटेंड करी हूँ, फिगर इज नॉट एज पर स्केल, थोड़ी सी ये अलग से ही आ रही है। ठीक है। तो ये पॉइंट ए है, दिस इज पॉइंट बी, एंड हियर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट सी, यहाँ पर वाई है। एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश। तो हमारे पास गिवन में है अ सर्कल विद सेंटर ओ, टेंजेंट एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश। अ सर्कल विद सेंटर ओ, ए बी इज टेंजेंट एट पॉइंट सी, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी आ गया। ठीक है। अब टू प्रूव करना है एंगल ए ओ बी इज 90 डिग्री, ये वाला एंगल। जितना आसान है इसको प्रूव करना ना। ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, कंस्ट्रक्शन हमें क्या करनी होती है, जितनी टेंजेंट्स दी है ना, जितनी भी टेंजेंट्स हैं, उनको सेंटर से, जो उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन करना ही है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कुछ प्रूव करने वाला, ठीक है, तो हमें जितनी भी टेंजेंट्स गिवन है उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन करना है। ओपी और ओक्यू को उसने ज्वाइन किया हुआ है, सो कंस्ट्रक्शन में मैं लिखूंगी ज्वाइन ओसी। ओसी को ज्वाइन करना है, और बिकॉज ये हमारा, तो डॉटेड लाइन में कुछ ज्वाइन हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना सबको, ज्वाइन ओसी। अब इसके बाद हमें और क्या करना होगा। पहली चीज तो, देर आर टाइम्स जब हमें पैरेलल टेंजेंट्स की जाती है ना, तो देर आर टीचर्स विच से, या कुछ टीचर्स होते हैं जो इस चीज को ना एक्सेप्ट करें। पी ओ क्यू के बारे में आप क्या बोल सकते हो। स्ट्रेट लाइन होगी, डायमीटर है, क्योंकि पैरेलल टेंजेंट्स को ज्वाइन करने वाला डायमीटर ही होता है। पैरेलल टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट डायमीटर ही होती है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 में प्रूव किया हुआ है, इसका अदर वे राउंड भी हमने प्रूव किया था। ठीक है। बट समटाइम्स टू टेक इट एज अ गिवन कंडीशन कि ये तो डायमीटर ही होगी, कुछ टीचर्स मानते हैं कुछ नहीं मानते। ठीक है, तो मैं इसको अदर वे राउंड करवाती हूँ कि जहां पर कुछ भी मुश्किल नहीं आएगी, जहां पर ये चीज नहीं ली जाएगी, अदरवाइज बहुत ईजी है। इसको हमने ले लिया, देन वी टेक दिस इज द ट्रांसवर्सल, 90 डिग्री एंगल आ जाते हैं। फिर ये वाले चार एंगल्स हमारे पास, उस हिसाब से क्वेश्चन बन के आ जाता है। पर मैं जो प्रूव करवा रही हूँ वो इस चीज को नहीं लेकर करवा रही हूँ, कि अगर मुझे पहले प्रूव करना हो कि पैरेलल टेंजेंट्स के बीच को पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट के साथ डायमीटर बनेगा, उसके बाद आई टेक माय प्रूफ फर्दर। ठीक है। तो इसमें अब प्रूफ जो है एक यूनिवर्सल सा ही प्रूफ है। ऐसा कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें लिखना, हमेशा देखो आपने क्या लेना है, ओपी, ओसी, दो रेडियस है, एपी एंड एसी टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट है। ठीक है। तो दो ट्रायंगल्स हमारे पास होंगे, एपीओ, एसीओ। समझ में आ गया। दो रेडियस और दो टेंजेंट्स के साथ ना एक फिगर बनती है, उस फिगर को लेके उनके दो ट्रायंगल्स ले लेना हमेशा। क्लियर होगी बात ये। तो नेक्स्ट लिखो, इन ट्रायंगल ए पी ओ एंड ट्रायंगल ए सी ओ, एपी इज इक्वल टू एसी। क्यों होगी इक्वल, टेंजेंट्स फ्रॉम external point to the circle are equal. OP equals to OC, क्योंकि ये रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है। OA equals to OA, बिकॉज ये कॉमन है। सो ट्रायंगल APO is congruent to triangle ACO by SSS congruency rule.
ठीक है, तो मेरे पास इससे रूल आ गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 सीपी सीटी। मेन मैंने लिया है एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। ठीक है, सिमिलरली, हाँ जी क्या हो गया, तकना नहीं है अब, सिमिलरली अब कौन सा वाला लिखो, देखो लोगे ओ क्यू बी सी, ये वाला क्वाड्रिलेटरल लेकर आप लिखोगे ट्रायंगल ओ क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ सी बी। ठीक है, इसमें एंगल्स को नंबर कर देना, ज्यादा इजी रहेगा नाम लिखने से। वो 1 2 3 4 लिखना फिर भी आसान है, वरना वो ए पी ओ उसमें मैं नहीं घूमना चाहती, है ना। नंबर्स लिख लोगे सबसे आसान रहोगे इसमें। तो इससे मेरे पास आ जाएगा एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8 सीपी सी। 5 और 6 भी इक्वल ले सकते हैं, लेकिन मैंने कहा था ना कि मैं अदर वे राउंड वाला प्रूफ ले रही हूँ, तो मैं 7 और 8 को ले रही हूँ। ठीक हो गया। मैं पीओ क्यू को डायमीटर नहीं मानकर कि वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, मुझे प्रूव करना पड़ेगा, मैं अदर वे राउंड ले रही हूँ कि जिसमें मुझे कुछ एक्स्ट्रा और प्रूव ना करना पड़े। ये ले लिया, 7 और 8 इक्वल आ गया। फिर मैं लिखूंगी एक्स वाई टेंजेंट पैरेलल है एक्स डैश वाई डैश को, सो एंगल ए पी ए बी प्लस एंगल क्यू बी ए। ठीक है, क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री का सम हो जाएगा, बिकॉज दे आर को इंटीरियर एंगल्स। तुम प्रूव करके आए हो 2 और 3 आपस में इक्वल है, तो पी ए बी 2 और 3 को मिलकर बना है, ऐसे ही क्यू बी ए 7 और 8 को मिलकर बना है। ठीक है, इसके बाद मैं क्या लिखूंगी, हाफ ऑफ एंगल पी ए बी प्लस हाफ ऑफ एंगल क्यू बी ए, और 180 का हाफ क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक हो गया इतना, क्लियर है सबको ये। ठीक है, अब हाफ ऑफ एंगल पी ए बी को मैं क्या लिख दूंगी, एंगल 3, राइट। I will write angle 3 as half of angle PAB, angle 7 as half of angle QBA. ठीक है, so since angle 2 equals to angle 3, therefore half of angle PAB is equal to angle 3, angle 7 equal to angle 8 proved above, half of angle QBA is equal to angle 7। इतना लिख लिया सबने। फिर क्या करो, ट्रायंगल ले लो ए ओ बी। ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे, 3 और 7 का सम आपके पास है, तो बचा एओबी, उसका सम क्या हो जाएगा, 90। तो जो मैंने 1 4 5 6 लिए थे वो इसलिए लिए थे कि आप 1 और 4 को इक्वल प्रूव कर देते हो, 5 और 6 को इक्वल प्रूव कर देते हो। अगर पीओ क्यू को स्ट्रेट लाइन लोगे तो एंगल्स ऑन द लाइन इज 180, तो उससे तुम्हारा और इजी प्रूफ हो जाएगा। बट उससे पहले एक होता है कि देर आर टाइम्स, एक टीचर टीचर ने कहा है कि नहीं नहीं पैरेलल टेंजेंट्स है, तो आप डायमीटर मान सकते हो, स्ट्रेट लाइन मान सकते हो। ठीक है, अच्छा अगर वैसे करवाते हो ना तो किसी और क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन नहीं बनती, वहां पे लगा लेते हो रूल ये, इसीलिए इस चीज को ध्यान रखना। अब हम इसके बाद लेंगे इन ट्रायंगल एओबी, तो मैंने जो ये 8 एंगल्स लिखवाए हैं ना वो 4 ही बन जाएंगे आपके, अगर आप 1 2 3 4 यही ले लेते हो। ठीक है, सो इन ट्रायंगल एओबी एंगल 3 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल एओबी इज 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, यहाँ पे 90 लिख लोगे, प्रूव्ड अबव हमने एंगल 3 प्लस एंगल 7 को लिया है, एंगल एओबी 180 डिग्री आ गया, सो एंगल एओबी इज 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 10 करना है, क्वेश्चन नंबर 13 करना है, 13 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कल थोड़े बहुत इसके एक्स्ट्रास करवाऊंगी। आपका जो अब मेन क्वेश्चन रह गया ना, 12th रह गया, एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 भी अच्छे वाला क्वेश्चन है, जो मुझे पता है कि 3 4 बार करवाने के बाद ही समझ में आता है, मतलब बार बार आप मुझसे पूछोगे कि पेपर से पहले एक बार करवा दो, सो दैट इज दैट टाइप ऑफ अ क्वेश्चन।
और एक क्वेश्चन नंबर 12 ऑल्सो भी थोड़ा लंबा है। ठीक है, ये कल करेंगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 वैसे मैं प्रूव करवा चुकी हूं आपको। प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स drawn from external point to the circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center. तो ये ए ले लो, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज ओ। ठीक है, सो अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ए बी एंड ए सी आर टू tangents from A। ये क्वेश्चन अगर एज इट इज आता है ना, तो आधी बार तो समझ नहीं आता कि प्रूफ करने को कहा क्या है। एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी ओ सी इज 180। इंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कुछ हमें। डायरेक्टली प्रूफ। ठीक है, ओ बी इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। क्यों होता है? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और कल अगर मुझे ये 3 मार्क्स में आ जाएगा तो मैं लिख दूंगी ओ बी इज रेडियस, ए बी इज टेंजेंट, बी इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो ना उसको एलैबोरेट कर सकते हो, वो कर देना अगर 3 मार्क्स में आए। नहीं भी करोगे तब भी ठीक है। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, देयरफॉर एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ओ सी ए इज 90। ठीक है, अब इसके बाद क्या ले लोगे? इन क्वाड्रिलेटरल बोलो बच्चों, इन क्वाड्रिलेटरल, सोए मत रहो, अब तो लग जाओ। ओ सी ओ बी, ए सी ओ बी। ठीक है, जितना पार्टिसिपेट करोगे ना दिमाग उतना चलेगा, इसलिए बोला करो। अगर मैथ समझ में मुश्किल आती है ना तो स्पीक सीरियसली। आई हैड अ टीचर इन स्कूल, शी यूज्ड टू से आई यूज्ड टू सिट इन द फ्रंट ऑफ मिरर। मैं मिरर के सामने बैठकर या किसी को बोलती थी कि मेरे सामने बैठ जाओ, आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू, और मैं पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेती थी कि बस समझाने वाला कोई मिल जाए। ठीक है, तो जब आपको नहीं समझ में आता, ट्राई एक्सप्लेनिंग इट टू योरसेल्फ, अपने आप को समझाओ कि इसको ऐसे किया, इसको ऐसे किया। राइट, तो अब इसमें क्या करना है? कोऑर्डिनेटर ए सी ओ बी विल टेक एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी ओ प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ओ बी ए। ठीक है, 360। जैसे मैं काफी बारी यहाँ पर ठीक नहीं करती, मतलब यहाँ से ओसीए लिखा है तो यहाँ पर भी ओसीए ही। ठीक है, दिस इज वन थिंग जो थोड़ा सा पेपर को ना अच्छा बनाता है। ओसीए, और यहां पर भी ओसीए लिखा, 360 यहां पर लिखना है सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब आपने दो एंगल्स को 90 पुट करना है। एंगल बीएसी नहीं होगा और एंगल बीओसी नहीं। तो हमारे पास आ जाएगा बीएसी प्लस एंगल बीओसी इज 180 डिग्री, हेंस प्रूफ्ड। बहुत सिंपल सा प्रूफ है, और ये पेपर में आ भी जाता है, वरना एमसीक्यू तो इसके बनकर आती ही है। ठीक हो गया इतना? नेक्स्ट लिखो, क्वेश्चन नंबर 13। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, इसी के रूल को हम एमसीक्यूज में भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया इतना? इरेज करो इसको, नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन नंबर 13। अब ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है। प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल कोई भी, उसने सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है,
क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, इसकी ऑपोजिट साइड्स कौन सी हुई? ऑपोजिट साइड्स ए बी एंड सी डी, बी सी एंड ए डी, सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसका मतलब कि अगर सर्कल का सेंटर ओ है, ऑपोजिट साइड्स को मैंने सेंटर से ज्वाइन किया, ऑपोजिट साइड के एंड पॉइंट्स को, ऐसे ही इसको ज्वाइन किया। तो पहली चीज तो ये लिखना, बी डी इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक होगी बात ये? तो कहते हैं जो एंगल बनता है ना ऑपोजिट साइड्स का, एंगल एओबी और एंगल सीओडी, ये आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो आज नोट लिख लो यहाँ पे, बीओडी और एओसी स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल, जनरल क्वाड्रिलेटरल है, कोई रोम्बस, कोई पैरेललोग्राम, कोई स्क्वायर ऐसा नहीं बनाया हुआ हमने। ठीक है, ये किसी भी कोऑर्डिनेटर के बारे में बात करता है। और यही क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ जाता है कि आपको ऐसा कुछ दिया हो कोऑर्डिनेटर और यहाँ पे एंगल दिया हो, लेट मी से 95, और आपको कहा जाए ये एंगल निकालो। ठीक है, तो इसमें मतलब टू प्रूव में हमारे पास क्या है कि एंगल एओबी प्लस एंगल सीओडी इज 180 डिग्रीज। इतना क्लियर हो गया? सो गिवन quadrilateral ABCD circumscribes the circle with center O. PQRS are points of contact. ठीक है, ए बी सी डी आर ज्वाइंट विद ओ, सेंटर ओ। ठीक है ना, वैसे करते तो इतना काफी है। अब आ जाओ, इसमें लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन ओ पी, ओ क्यू, ओ आर एंड ओ एस। मैं डॉटेड नहीं बनाऊंगी इसको, ठीक है, पर आपने डॉटेड बनाना है। मैं सिर्फ इसको वाइट्स के साथ शो कर रही हूँ कि कंस्ट्रक्शन है। तो आपने सबको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और जो ये एंगल्स ले रहे हैं, देखो यहां से दो टेंजेंट्स के साथ, अच्छा इसमें गलती पता मुझसे भी एक बार प्रूफ में क्या हुई थी, मैंने एओ, मैंने इन दो को कोशिश किया कि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं। तो ध्यान क्या रखना है, देखो उसके बाद तो एक बार लिखने के बाद कटिंग करूंगी, फिर दोबारा से सही करूंगी। पेपर में अगर मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रही हूं तो आई विल रियलाइज इन द मिडल की मैंने गलत लिखा है, कटिंग करूंगी पर टाइम वेस्ट होगा। तो पहले ही मैं सोच कर करती हूँ कि मुझे दो टेंजेंट्स के साथ जो ट्रायंगल बन रहे हैं ना उन्हें लेना है। समझ में आ गया? तो मैं इन एंगल्स को सर्कल में घुमा रही हूं, 3 4 5 6 7 एंड 8। जो कॉर्नर में एंगल बने हुए हैं ना उन्हें सर्कल में घुमाकर 1 2 3 4 8 तक हमने ले लिया। अब प्रूफ में देखो मैंने क्या किया, इन ट्रायंगल ए एपीओ एंड ट्रायंगल एएसओ। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना, कोई कटिंग नहीं करनी, पेपर नीट एंड क्लीन रखना है। वो 2 मिनट भी मैंने वेस्ट नहीं लिखने, तभी मुझे स्ट्रक्चर में आया। मैं एक बार ऐसी फ्लो में आकर मैंने ना ट्रायंगल एपीओ ले लिया और बीपीओ लिया, मैं कह रही हूँ इनका कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, और कोशिश भी कर रही हूँ प्रूफ करने की। सो आफ्टर लाइक 5 मिनट्स स्ट्रगल करने के बाद रियलाइज करते हो कि नहीं नहीं, ये तो हमने गलत ले लिया। तो उसी दिन सोचा कि नहीं, कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में आना चाहिए, तो हमें दो टेंजेंट्स के साथ लेना है। बात समझ में आ गई? राइट, इन ट्रायंगल एपीओएसओ पहले लिया था ना प्रूफ का, वही सेम प्रूफ करोगे। पहले क्या लिखोगे, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट एपी और एएस आपस में इक्वल है। फिर हमारे पास आ गया ओपी इज इक्वल टू ओएस, बस इसके रीजंस लिखो। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। ओपी इक्वल्स टू ओएस में हम लिखेंगे रेडियाई, और एओ इज इक्वल टू एओ कॉमन। एसएसएस सबसे इजी रूल है, अगर आप राइट एंगल ले रहे हो तो आपको आरएचएस लगाना होगा, वो लिखना होगा। समझ में आ गई बात? तो जब आपने टेंजेंट्स वाले को प्रूव नहीं करना, तो एसएसएस इज द इजीएस्ट वन, कॉन्ग्रुएंट टू एएसओ बाय एसएसएस रूल। इतना क्लियर हो गया? तो मेरे पास आ जाएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 सीपीसी। बस इतना प्रूव कर दिया ना, उसके बाद सिमिलरली ही है। इतना लिख लिया। मैं गिवन वाला ये वाला पोर्शन रब कर रही हूं। तो ऐसे ही दूसरे वाला ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल बीपीओ
इज कॉन्ग्रुएंट, यहां लिख लो सिमिलरली। ट्राइंगल बीपीओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीक्यूओ, और एंगल 8 इक्वल्स टू एंगल 7। सिमिलरली ट्राइंगल ओक्यूसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओआरसी, है ना। हाँ, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6। ठीक है, ये भी सीपीसीटी है, ये भी सीपीसीटी है। एंड सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 आ जाएगा सीपीसीटी। लिख लिया ना इतना। अब क्या करोगे, इन 8 के 8 एंगल्स को सम करें तो क्या होगा। अगर इन सारे के सारे जो 8 एंगल्स हमने बनाए हैं इनको ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 360, क्योंकि एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, है ना। कंप्लीट एंगल लिख देना, कुछ भी लिख सकते हो रीजन में। सो वील राइट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 एंगल 8, 360 डिग्री कंप्लीट एंगल। अब ध्यान रखना, देखो मुझे एओ बी चाहिए था, देखो प्रूफ में एओ बी और सीओ डी चाहिए, है ना। एओ बी में कौन से एंगल्स आ रहे हैं, 1 और 8, और सीओ डी में कौन से आ रहे हैं, 4 और 5। तो इन 4 नंबर्स को हमने रखना है, बाकी सबको रिप्लेस करना है। तो हमारे पास आ गया था एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 पीछे प्रूफ में, और एंगल 7 इक्वल टू, बाकी सारे लिखे हुए हैं मैंने यहाँ पर, ठीक है ना। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 था, तो क्या एंगल 1 को रिप्लेस करना चाहिए, नहीं। तो अब यहां से यूज करेंगे कि सिंस एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 को हम क्या लिख देंगे, एंगल 1। 3 नहीं चाहिए ना, तो 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के, तो उसकी जगह लिख दिया एंगल 4, क्योंकि मुझे 4 अपने प्रूफ में चाहिए। एंगल 5 भी चाहिए, 6 की जगह मैंने लिख दिया एंगल 5। 8 चाहिए तो 7 की जगह लिख दिया एंगल 8। तो यहां पर ना इन चारों को फ्रॉम 1 2 3 4, ठीक है, ब्रैकेट्स में लिख दो यूजिंग 1 2 3 4। हमने ये 4 इक्वेशंस को यूज करके रिप्लेसमेंट कर दी। तो 2 टाइम्स एंगल 1, 2 टाइम्स एंगल 4, 2 टाइम्स एंगल 5, 2 टाइम्स एंगल 8 इज 360 डिग्रीज। फिर एंगल 1 और एंगल 8 को ऐड किया इकट्ठा, एंगल 2 और एंगल 4 को इकट्ठा ऐड किया, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग वाले एंगल्स इकट्ठे ले आए। तो एंगल 1 प्लस एंगल 8 बनता है एंगल एओबी, और 4 और 5 बन जाता है एंगल सीओडी। और यहां से 360 का हाफ हो जाएगा, सॉरी पहले ही मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे 360 लिखेंगे और फिर 360 का यहाँ पे हाफ करेंगे। हैंड्स प्रूफ, ये एमसीक्यू में भी आता है। और सिमिलरली लिख सकते हो एओडी प्लस बीओसी इज 180। क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड करती है सेंटर। समझ में आ गया। तो एओ बी प्लस सीओ डी इज 180, ऐसे ही सिमिलरली लिख दो। सिमिलरली लिखो एंगल एओ डी प्लस एंगल बीओसी इज 180 डिग्री। ठीक हो गया इतना, हैंड्स प्रूव्ड। इस रूल को भी याद रखना है, राइट। अब नेक्स्ट लिखो, लिख लिया ना सबने इतना। अब एक क्वेश्चन करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 देखो ये वाला। In the joining figure, AB is the chord of larger circle which touches the circle at P. If length of AB is equal to diameter of inner circle which is 2r, then diameter of larger circle is, निकालो। जैसे आपने क्वेश्चन किया हुआ ना ये वाला, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, क्वेश्चन नंबर 7 उसी पर बेस्ड है। कुछ नहीं करना, बस ड्रॉ करो फिगर को, जो आपको पता है रूल्स उसे लिखो। मैं आपको बस वो नहीं चाहती, ड्रॉ तो कर बेटा, इसको देख रही है कब से, ड्रॉ करो।
द फर्स्ट स्टेप इज टू ड्रॉ द फिगर। समझ तभी आएगा जब पेन चलेगा। ठीक है। ओपी क्या है फॉर द स्मॉलर सर्कल, बाकी डायमेंशंस क्या क्या है वो छोड़ो, इसमें रूल हम क्या लेंगे पहले तो। ओपी क्या है? रेडियस फॉर द स्मॉलर। एबी क्या है? टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल। ठीक है। तो ओपी और एबी में क्या रिलेशन है? परपेंडिकुलर है। ठीक है। और फिर बड़े सर्कल में आ जाएंगे तो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो एपी और बीपी इक्वल हो गए। ठीक है। अच्छा, ओपी की लेंथ क्या होगी? क्या दी हुई है? डायमीटर ऑफ इनर सर्कल दिया हुआ है हमें एज 2r, तो ओपी कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा ओपी। रेडियस ऑफ द इनर सर्कल, डायमीटर ऑफ द इनर सर्कल अगर 2r है तो रेडियस कितना हो जाएगा? आर। राइट। व्हाट अबाउट एपी? एपी कितना होगा? एबी की लेंथ कितनी दी हुई है? 2r। तो एपी भी कितना हो गया? आर। अब सिर्फ एओ को ज्वाइन करना है। एओ की लेंथ निकालकर उसको डबल करना है। ठीक है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस जस्ट दैट उसको इस तरह से लिखा है कि वो आर, 2r में हम लोग कंफ्यूज हो कि क्या इसमें दिया हुआ है। सिर्फ कंफ्यूजन दी हुई है इसमें। एक और क्वेश्चन था, लिख लिया सबने ये वाला तो? ये सबसे डिफिकल्ट वाला पेपर आया हुआ था वैसे। ट्राइंगल्स रिवाइज करने शुरू कर दिए सबने? नहीं, नहीं करे ट्राइंगल्स रिवाइज कोई भी? बुक के क्वेश्चंस कम से कम करो, क्लास में नहीं करवा रहे? करवा रहे हो, साथ साथ देख रहे हो उन क्वेश्चंस को, है ना? तो आपने क्या करना है, एक्सरसाइज 6.2 आपकी जितने भी क्वेश्चंस आपको लगते हैं वो घर पे रिवाइज करके सॉल्व करके लाओ। नहीं समझ में आ रहा तो क्लास में मैं 2 मिनट लगाकर या 5-10 मिनट्स लगाकर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगी। एक और क्वेश्चन देखा था अभी, सर्कल्स पे ही था अभी। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। So for this question, this says, in the adjoining figure, PA and PB are tangents to a circle with center O. Measure of angle APB. चलो भाई बताओ, ये वाले एंगल का मेजर बताओ। एओ बी रिफ्लेक्स में दिया हुआ है 210, है ना? तो बाकी वाला एंगल कितना हो गया? ये वाला एंगल कितना हो गया? बताओ। 360 माइनस 210, ये 150 हो गया। और ये एंगल और इस एंगल में क्या रिलेशन होता है, अभी प्रूव किया था, दे आर सप्लीमेंट्री। तो क्या आंसर आ जाएगा? 30। सिर्फ यू रूल को याद रखना और कुछ भी नहीं। ठीक है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और है। ये वाला रहना, ये वाला सबको। चलो, दिस इज, इन दैट जॉइनिंग फिगर पी एंड पी बी आर टेंजेंट्स टू सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट एंगल पी इज 90 डिग्री। ये वाला एंगल 90 दे दिया। ए बी दिए हुए है 3√2, ये वाली। देन डायमीटर ऑफ द सर्कल इज, इनडायरेक्टली करवाया भी था ये। मैं कहती सच में सोचने वाले हैं कि कॉन्सेप्ट हमारे इतने अच्छे हो। ठीक है। और एक चीज सबसे गलत जो की है ना, वो आपकी कंस्ट्रक्शंस उड़ा दी। कंस्ट्रक्शंस करते थे ना, ये क्वेश्चन बहुत इजीली, मतलब आई वुड हैव रेड द क्वेश्चन एंड यू वुड हैव आंसर्ड इट, क्योंकि इस चीज को ड्रॉ करते हो आप। अच्छा, व्हाट कैन यू से अबाउट ए ओ बी पी? क्या बनेगा? मैंने आपको करवाया भी था। क्या है?
90 डिग्री एंगल बन रहा है टेंजेंट्स में। सो व्हाट कैन यू से अबाउट AOBP? स्क्वायर बन रहा है ना, याद है ना, क्योंकि दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल है और सारे एंगल्स 90 डिग्री है, तो उसका मतलब वो स्क्वायर बन गया। तो ए बी उसका क्या है? डायगोनल, है ना। तो 90 डिग्री एंगल, ये रेडियस और ये रेडियस, तो आप फॉर्म कर सकते हो ना, r² + r² = 3√2 का होल स्क्वायर। करो सॉल्व। 2r² = 9 × 2। तो रेडियस कितनी आ गई? 3। और डायमीटर क्या होगी सर्कल की? समझ में आ गया? बस इन चीजों की हमें प्रैक्टिस करनी है, तो कल से बस, आज मैं अगर कोशिश करूंगी, आज आज लेट नाइट या फिर मॉर्निंग तक आपको एक पेपर तो मिल जाएगा।